हाय बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं अगला चैप्टर फायर इंश्योरेंस क्लेम। आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर एंड आपके सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर फायर इंश्योरेंस क्लेम। नाउ फायर इंश्योरेंस फायर मतलब किसी को तो आग लगी है और जिसको आग लगी है वो है गुड्स। किसको आग लगी है? गुड्स को। गुड्स को आग लगने के बाद अगर वो गुड्स का इंश्योरेंस निकाला है तो इंश्योरेंस कंपनी से हम लोगों को क्या मिलेगा? क्लेम मिलेगा। करेक्ट। नाउ इसका मतलब एक चीज तो समझ में आया कि फायर इंश्योरेंस क्लेम कौन से इंश्योरेंस के बारे में बोल रही है? गुड्स। गुड्स का इंश्योरेंस। अगर ये गुड्स जल गया तो इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम देगा उसका कैलकुलेशन मतलब फायर इंश्योरेंस क्लेम। क्लियर? यस। अभी गुड्स को आग लग गई, गुड्स को आग लग गई मतलब जो माल हमारे स्टॉक में है जो माल हमारे स्टॉक में है उसी को आग लगेगी। जो माल मैंने बेचा, सेल किया, उस पर तो आग लगने का सवाल ही नहीं है। करेक्ट। तो आग किसको लगेगी? जो माल स्टॉक में है मेरे पास। जिस दिन आग लगी उस दिन मेरे गोडाउन में कितने रुपए का स्टॉक है या कितना स्टॉक है उसको ही आग लगेगी। क्लियर? तो समझो मेरे पास गोडाउन में जिस दिन आग लगी उस दिन 50,000 रुपए का माल था। करेक्ट? यस। मैंने गुड्स पे, माल पे समझो आईसीआईसीआई बैंक या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, उनसे मैंने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस निकाल के रखा है। कितने लाख रुपए का? 1 लाख रुपए का। कितने रुपए का गोडाउन में माल था? 50,000 का। मैंने ओवरऑल इन जनरल कितने रुपए का इंश्योरेंस लेके रखा है माल के लिए? 1 लाख का। करेक्ट। और ये पूरा के पूरा माल जल गया। पूरा के पूरा मतलब 50,000 का माल था, पूरा के पूरा माल जल गया। क्लियर? यस। इसका मतलब मेरे पास कितने रुपए का इंश्योरेंस है? 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। मेरा 50 के 50 पूरा के पूरा माल जल गया तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देगी। सिंपल। करेक्ट? अभी 50,000 का मेरे पास माल था। करेक्ट? जल गया, ये 50,000 का माल जल गया। अभी जो बचा है गोडाउन में जाके मैंने देखा कि सब कुछ जल के देखा जाए तो राख हो गया, लेकिन ये जो जला हुआ माल है ना वो भी मैं कचरे के भाव में बेच सकता हूं। कौन से भाव में? कचरे के भाव में। और अगर ये जला हुआ माल मैंने बाहर किसी को बेचा तो मुझे 5,000 रुपया मिलेगा। कितना? 5,000 रुपया मिलेगा। तो इसको कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। 5,000 रुपया मतलब देखा जाए तो कितने रुपए का एक्चुअली नुकसान हुआ? 45,000 का ही एक्चुअली नुकसान हुआ। क्लियर? तो अभी इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना पैसा देगा? जितना मेरा एक्चुअल नुकसान हुआ उतना।
यस। आगे वाला पॉइंट, एक एक पॉइंट कवर करते जाएंगे, ध्यान से सुनिए, बहुत ही लॉजिकल है सब कुछ, ठीक है। अभी समझो 50,000 रुपए का माल जल गया, पूरा जल गया, कुछ नहीं बचा। अभी अगर मुझे इसको कचरे के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेचना भी है ना, तो भी मुझे उस पर थोड़ा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, करेक्ट। तो प्रोसेसिंग करने के लिए खर्चा आएगा। तो समझो प्रोसेसिंग, ये जो कचरा है, बचा हुआ कचरा है, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए मुझे 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। सो एड आरसी, मतलब रिकंडीशनिंग कॉस्ट। आरसी को क्या कहते हैं? रिकंडीशनिंग कॉस्ट। मतलब ये कचरा मैं आगे किसी को बेच सकूं, उसके लिए मुझे थोड़ा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। उसके लिए जो खर्चा आएगा वो मैंने टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक में ऐड किया, करेक्ट। अभी मैंने रिकंडीशन किया, अभी मैं ये स्टॉक को किसी को बेच सकता हूं 8,000 रुपए में। कितने हजार रुपए में? 8,000 रुपए में। मतलब 8,000 रुपया क्या है? सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू या इसको ही कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। मतलब कचरे का भाव कितना मिलेगा मुझे अभी? 8,000। उतना मुझे पैसा मिलेगा 8,000 रुपया, मतलब वो मैंने क्या किया? माइनस किया, देखो। और 3,000 रुपये मेरा खर्चा है, और खर्चा होगा 3,000 रुपया, मतलब इसीलिए मैंने वो ऐड किया। मतलब अभी देखा जाए तो मेरा एक्चुअल नुकसान कितना हुआ? 50,000 रुपये का माल तो जल के खाक हो गया, तो 50,000 रुपये का नुकसान। उसको रिकंडीशन करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा 3,000 रुपये का, तो मेरा टोटल लॉस कितना हुआ? 53,000। लेकिन यही कचरा अभी मैं किसी को बेच सकता हूं, मतलब मुझे पैसा आएगा, कितना आएगा? 8,000 रुपया। तो इसके लिए मैंने ये स्क्रैप वैल्यू माइनस किया, क्योंकि इतना पैसा अभी मुझे मिलेगा ना। तो देखा जाए तो एक्चुअल लॉस कितना है? एक्चुअल लॉस 50,000 प्लस 3,000 मतलब 53,000 माइनस 8,000 मतलब 45,000 का मुझे एक्चुअल लॉस हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी कितना देगा? 45,000। क्लियर? समझ में आया? रिकंडीशनिंग का ये दो पार्ट समझ में आए, ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अभी आगे जाते हैं। समझो मैंने एक्चुअल लॉस कितना हुआ ये निकाला, करेक्ट। कितना है एक्चुअल लॉस? 45,000। यस। मेरा स्टॉक कितने का था? 50,000 का। इसमें से मेरा लॉस कितने का हुआ? 45,000। कैलकुलेशन मैंने दिखाया है, लॉस एक्चुअल कितना हुआ? 45। इंश्योरेंस कितने रुपए का है? 1,00,000। मतलब जितना स्टॉक है उससे ज्यादा इंश्योरेंस है मेरे पास, करेक्ट। तो जितना मेरा एक्चुअल लॉस हुआ ना, एक्चुअल लॉस, वो पूरा के पूरा कंपनी मुझे वापस देगा। 45,000 एक्चुअल लॉस। क्लियर? यस। लेकिन अगर समझो मेरे पास, मैंने ये इंश्योरेंस जो निकाला है ना, इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मतलब अगर कुछ माल को हुआ आगे जाके, तो मैंने खाली 25,000 का इंश्योरेंस लेके रखा था। कितने रुपए का इंश्योरेंस अभी मेरे पास है? 25,000 रुपए का। लेकिन माल कितने रुपए का जल गया? 50,000 रुपए का जल गया, जिसमें से एक्चुअल लॉस कितना हुआ मेरा? 45,000, करेक्ट। यस। तो 50,000 रुपए का माल तो जल गया, स्टॉक। मेरे पास इंश्योरेंस कितने का है?
25,000 रुपए का ही है इंश्योरेंस। 25,000 रुपए का इंश्योरेंस है, 50,000 रुपए का मेरे पास स्टॉक था। करेक्ट। मतलब कितना परसेंट इंश्योरेंस मेरे पास है, कितना परसेंट इंश्योरेंस मेरे पास है। 50,000 रुपए का स्टॉक जो जल गया, उसको कवर करने के लिए, लॉस को कवर करने के लिए मेरे पास कितने रुपए का इंश्योरेंस है? 25,000 का। मतलब कितना परसेंट इंश्योरेंस मेरे पास है, परसेंटेज निकालना है, मतलब 100 × 100। तो मेरे पास इंश्योरेंस कितना है? खाली 50% ही इंश्योरेंस है। करेक्ट। अभी ये 50% मैं किस पे लगाऊंगा? एक्चुअल लॉस। अभी जो मेरा एक्चुअल लॉस हुआ है उसका 50% ही क्लेम मुझे इंश्योरेंस कंपनी देगा, उतना ही पैसा मुझे इंश्योरेंस कंपनी देगा। ये आप परसेंटेज निकालोगे 50% इनटू एक्चुअल लॉस, इनटू एक्चुअल लॉस, मतलब इनटू 50% इनटू ये ब्रैकेट आपको क्या आंसर देगा? 50%। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में ये फिगर्स डाले तो कितना आंसर आया? 50% इंश्योरेंस का कवरेज है इनटू एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस कितना है? 45,000। मतलब इंश्योरेंस कंपनी अभी मुझे कितना पैसा देगा? इंश्योरेंस कंपनी मुझे 50% देगा, 45,000 का मतलब 22,500 रुपीज ही मुझे देगा। क्लियर? मतलब आपको क्या क्या कैलकुलेशन करने हैं पूरे चैप्टर में? आपको कैलकुलेशन करने हैं कि कितने रुपए का, जिस दिन गोडाउन में आग लगी उस दिन आपके पास कितने रुपए का स्टॉक था, बराबर है। उसके बाद आपने कितने रुपए का इंश्योरेंस लेके रखा है। उसके बाद जो माल जल गया, कचरा हो गया, जो कचरा हो गया उसको कहीं पे कचरे के भाव में बेच सकते हो क्या? रिकंडीशन करके या बिना करके। यस। तो उतना पैसा माइनस होगा तो मिलेगा एक्चुअल लॉस। और फाइनली आपको निकालना है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम समझ में आया? कितने स्टेप्स में आंसर निकालने का है? पहले आपको देखना है जिस दिन आग लगा गोडाउन में, उस दिन गोडाउन में कितने रुपए का माल एक्चुअली था, मतलब स्टॉक, ये निकालना है कितने रुपए का स्टॉक है। बाद में देखना है कितने रुपए का आपने इंश्योरेंस लेके रखा है। करेक्ट। तीसरा पॉइंट देखना है कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ, एक्चुअल लॉस, क्योंकि जो जल गया माल उसको कचरे के भाव में बेच सकते हो, तो जितना पैसा आपको कचरे के भाव से मिलेगा उतना पैसा माइनस करना है। ये देखो माइनस सैल्वेज वैल्यू। करेक्ट। तो मिलेगा एक्चुअल लॉस। और फिर एक्चुअल लॉस मिलने के बाद आप निकाल सकते हो कि कितना इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। IC मतलब इंश्योरेंस क्लेम, कितना रुपया मिलेगा। क्लियरली समझा आपको? यस। अगर मेरे पास 25,000 के बदले 75,000 इंश्योरेंस होता तो मतलब जितना माल जला उससे ज्यादा इंश्योरेंस मेरे पास है। करेक्ट। तो जितना मेरा नुकसान हुआ एक्चुअल लॉस, वो पूरा के पूरा पैसा मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरा इंश्योरेंस ज्यादा है। जितना मेरा स्टॉक जल गया उससे ज्यादा मेरा इंश्योरेंस है, तो जितना मेरा एक्चुअल लॉस हुआ वो पूरा के पूरा इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगा। क्लियर? आपको बातें समझ में आई?
यस, क्लियर? एक बार जरा देख लीजिए ये बात। क्लियर? अभी एक चीज देखिए, ये जो स्टॉक में बोल रहा हूं ना, स्टॉक, पहले आपको क्या निकालना है ढूंढ के कि कितने रुपए का स्टॉक आपके गोडाउन में था जब आग लगी उस दिन या उस वक्त। यस, तो आप अगर स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो आपको फटक से समझ में आएगा कि जिस दिन आग लगी उस दिन कितने रुपए का स्टॉक गोडाउन में था। करेक्ट? लेकिन आप अगर स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हो तो क्या होगा? तो फिर आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा और ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि कितने रुपए का स्टॉक था। करेक्ट? तो स्टॉक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा? मतलब आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहां पे मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जिस दिन आग लगी उस दिन तक का ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। अभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है मतलब क्या करना है? ये निकाल दूं, एक बार जरा देख लीजिए ये बात। क्लियर? अभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक रहेगा, बाद में परचेसेस रहेंगे, बाद में वेजेस रहेंगे, बाद में समझो कैरियज इनवर्ड, करेक्ट? क्लोजिंग क्रेडिट साइड में क्या रहता है? क्रेडिट साइड बाय सेल्स रहेगा एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसको ही आग लगा, मतलब ये ट्रेडिंग, समझो आग लगी 10 मई को, 10 मई को आग लगी, तो इस दिन तक का ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक इस दिन का मिलेगा। यही तो चाहिए। करेक्ट? तो यही चाहिए। मतलब अभी मुझे बताइए आपको ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि यह आदमी रिकॉर्ड तो मेंटेन करता नहीं है किसी का, तो अभी इसको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा सब कुछ। करेक्ट? तो ओपनिंग स्टॉक कहां से मिलेगा? पिछले साल का बैलेंस शीट बनाया होगा, तो पिछले साल के बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो बन जाएगा ये साल का ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहां से मिलेगा? लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट। करेक्ट? बाद में परचेसेस कहां से मिलेंगे? अभी परचेसेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक कैश परचेसेस, दूसरा क्रेडिट परचेसेस। कैश परचेसेस कहां से मिलेगा? कैश बुक बनाना पड़ेगा। क्रेडिट परचेसेस कहां से मिलेगा? कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा फाइंड आउट करने के लिए कि ये साल, ये दिन तक कितना क्रेडिट परचेस किया। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा फाइंड आउट करने के लिए कि ये दिन तक कितने रुपए का क्रेडिट परचेस किया।
करेक्ट। ये दोनों खर्चे हैं, तो ये दोनों खर्चे कहां से मिलेंगे कि ये दिन तक कितना वेजेस का खर्चा हुआ एंड कितना कैरियज का खर्चा हुआ, ये निकालना है। तो कहां से मिलेगा ये? वापस कैश बुक से। कैश बुक पता है ना, 11th स्टैंडर्ड में आपने किया था कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक। क्लियर? बाद में सेल्स। सेल के भी दो टाइप है, एक कैश सेल्स, दूसरा क्रेडिट सेल। कैश सेल्स कहां से मिलेगा? सिंपल, सेम कैश बुक। कैश बुक से मिलेगा कितने रुपए का कैश सेल्स किया ये दिन तक, जिस दिन आग लगी। क्रेडिट सेल अगर ढूंढना है तो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें से पता चलेगा कि ये दिन तक कितने रुपए का क्रेडिट क्रेडिट सेल किया। क्या निकालना है? फाइंड आउट क्या करना है? जिस दिन आग लगी उस दिन कितना स्टॉक था। करेक्ट? यस। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में और एक चीज होती है, जनरली वो चीज हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके लेते हैं। कौन सी? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जनरली ये चीज बैलेंसिंग फिगर होती है, लेकिन अभी इसको हम लोग बैलेंसिंग नहीं करेंगे। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट, ये दिन इतने रुपए सेल के ऊपर, इतने रुपए का सेल है ना, इतने रुपए का सेल हुआ है ये दिन तक, तो कितने रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए ये हम लोग ढूंढ के निकालेंगे पहले। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर भी मिल जाएगा पहले ही। अभी जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर वो है क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। करेक्ट? मिल गया स्टॉक। क्लियरली आपको समझा? यस। लेकिन अभी ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक जो मिला ये किसके हिसाब से मिला? ट्रेडिंग अकाउंट बना के जो मिला वो ये स्टॉक है। तो इसको हम लोग नाम देंगे, ये जो स्टॉक मिला ना इसको नाम देंगे बुक स्टॉक। इसको क्या नाम देंगे? बुक स्टॉक। मतलब ये क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसके हिसाब से जो स्टॉक मिला वो ये स्टॉक, बुक स्टॉक। क्लियर? लेकिन बुक स्टॉक के हिसाब से जो अमाउंट आया क्लोजिंग स्टॉक का, वो अमाउंट अलग हो सकता है कंपेयर टू जो एक्चुअली गोडाउन में है। समझा मैंने क्या कहा? ये जो स्टॉक आया बुक स्टॉक, ये बुक स्टॉक जो आया ये बुक स्टॉक जो आया आपको एक्स, समझो एक अमाउंट लेते हैं हम लोग, चलो एक अमाउंट लेते हैं 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपए का बुक स्टॉक है। मतलब ये कहां से मिलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट जो आपने बनाया है उधर से मिलेगा। क्लियर? लेकिन जरूरी नहीं है कि जितना बुक स्टॉक है उतने ही रुपए का माल एग्जैक्टली गोडाउन में है, कम ज्यादा हो सकता है। क्यों? बोलो क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई माल परचेस किया है, आपने क्या किया है? कोई माल परचेस किया है, लेकिन जिसका एंट्री आप करना भूल गए, जिसका एंट्री आप करना भूल गए,
लेकिन ये परचेस किया है मतलब गोडाउन में आके वो माल पड़ा है। समझो वो माल है 5,000 रुपए का। कितने हजार रुपए का है वो माल? 5,000 रुपए का। तो इतने रुपए के माल का परचेसेस का एंट्री करने का रह गया, तो परचेसेस कम है, तो इसका मतलब यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है वो भी 5,000 रुपए से कम दिख रहा है बुक स्टॉक। लेकिन उतने रुपए का माल गोडाउन में आके तो पड़ा है। आया डिफरेंस? करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा अभी, गोडाउन के हिसाब से मुझे अभी निकालना है कि गोडाउन में जिस दिन आग लगा उस दिन वहां पे कितने रुपए का माल था। तो ये 5,000 रुपए का माल आके पड़ा होगा गोडाउन में, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक में ये 5,000 रुपए का माल तो दिख ही नहीं रहा है क्योंकि उसका एंट्री ही नहीं हुआ। तो 5,000 रुपए से परचेसेस का बैलेंस कम दिख रहा है, तो यहां पे बैलेंस कम दिख रहा है मतलब क्लोजिंग स्टॉक में भी वो ये 5,000 रुपए का माल नहीं दिखेगा, लेकिन गोडाउन में आके पड़ा है। और हमें किसके हिसाब से स्टॉक चाहिए? गोडाउन में जितना माल है एक्चुअली वो चाहिए, बुक स्टॉक नहीं चाहिए। करेक्ट। तो अभी ये बुक स्टॉक को चेंज करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे? अनरिकॉर्डेड परचेसेस। अनरिकॉर्डेड परचेसेस। कितने रुपए का स्टॉक है ये? 5,000 रुपए का। मतलब अभी गोडाउन के हिसाब से कितने रुपए का स्टॉक था जिस दिन आग लगा? 1,05,000 रुपए का गोडाउन में स्टॉक था। क्लियर? समझो आपने 15,000 रुपए का, कितने रुपए का? 15,000 रुपए का सेल किया था 2 दिन पहले, आग लगने के 2 दिन पहले 15,000 रुपए का सेल किया था, लेकिन यह भी रिकॉर्ड आपने किया ही नहीं। क्लियर? मतलब यहां पर जो सेल्स दिख रहे हैं ना, सेल्स, ये टोटल सेल्स में ये 15,000 रुपए है ही नहीं। आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो सेल कम दिख रहा है 15,000 से, इसीलिए ये क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिख रहा है 15,000 रुपए से। लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक, ये 15,000 रुपए का माल गोडाउन में है ही नहीं, वो तो कब का चला गया, बेच दिया। लेकिन तभी भी ये 15,000 रुपए का माल ये क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहा है, लेकिन वो गोडाउन में है ही नहीं, वो तो चला गया। और हमें किसके हिसाब से माल निकालना है? गोडाउन के हिसाब से माल निकालना है। जो ऑलरेडी चला गया है माल 15,000 का, मतलब यहां से उतने रुपए का माल माइनस करना पड़ेगा, माइनस अनरिकॉर्डेड सेल्स 15,000। करेक्ट। और एक चीज आपको पता है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ये पता है आपको टर्म? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस मतलब मैंने, समझो 8,000 रुपए का माल, 8,000 रुपए का माल किसी पार्टी को दे दिया। उनको मैंने कहा आपको अच्छा लगा तो बता देना, नहीं अच्छा लगा तो वापस कर देना। इसको कहते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। क्लियर? यस। मैंने ये 8,000 रुपए का माल भेज तो दिया, मतलब गोडाउन में 8,000 रुपए का माल नहीं है। क्लियर? लेकिन जब तक वो नहीं बताते मुझे, तब तक मैं यहां पे सेल का एंट्री नहीं कर सकता 8,000 रुपए का। मतलब माल गोडाउन में नहीं है, माल तो चला गया गोडाउन से कस्टमर के पास, लेकिन अभी तक मैंने सेल का एंट्री नहीं किया। तो सेल का एंट्री नहीं किया, इसीलिए ये 8,000 रुपए का माल यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक मैंने ढूंढ के निकाला ना, ये उसमें इंक्लूड है। ये 1,00,000 रुपए में ये 8,000 रुपए का माल इंक्लूड है, क्योंकि मैंने अभी तक सेल का एंट्री किया ही नहीं है ये 8,000 रुपए का, क्योंकि कस्टमर ने अभी तक मुझे बताया ही नहीं कि उसको अच्छा लगा माल या बुरा। करेक्ट?
इसलिए मैंने सेल का एंट्री नहीं किया। सेल का एंट्री नहीं किया इसीलिए ये 8,000 रुपए का माल अभी तक ये क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है, मतलब ये 1,00,000 रुपए में। लेकिन गोडाउन से तो वो चला गया, गोडाउन में ये 8,000 रुपए का माल है ही नहीं, लेकिन 1,00,000 रुपए में इंक्लूड है। मुझे किसके हिसाब से माल चाहिए? गोडाउन के हिसाब से माल चाहिए, और गोडाउन से वो चला गया है, मतलब 1,00,000 रुपए से भी मुझे वो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कितने रुपए का माल है? 8,000। अभी मुझे बताइए गोडाउन में जिस दिन आग लगा उस दिन कितने रुपए का माल एक्चुअली गोडाउन में था? 1,00,000 प्लस 5,000, मतलब 1,05,000 माइनस 15,000, मतलब 1,05,000 माइनस 15,000 मतलब 90,000। 90,000 माइनस 8,000 मतलब 82,000 का माल ही गोडाउन में था जिस दिन आग लगा। करेक्ट? बुक स्टॉक कितना दिखा रहा था? 1,00,000, लेकिन एक्चुअल गोडाउन में कितना माल था जिस दिन आग लगा? 82,000। समझ में आया आपको कैसे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे स्टॉक में ये चीजों के लिए? क्लियर? एब्सोल्युटली। तो अगर स्टॉक रिकॉर्ड है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, स्टॉक रिकॉर्ड नहीं है तो ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। यस और ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक, बुक स्टॉक, इसको क्या कहते हैं? बुक स्टॉक। क्लियरली समझ में आया आपको? यस ये है ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ फायर इंश्योरेंस क्लेम। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। क्लियर? यस अगले लेक्चर से हम लोग देखेंगे एक्चुअल क्वेश्चंस जो बहुत सिंपल है। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले लेक्चर में विथ क्वेश्चंस।